दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में। दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम न केवल लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, बल्कि इसके साथ साथ उसका संक्षिप्त जीवन परिचय, मानव स्वभाव, अनुबंध की विशेषताएं, आलोचना और महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। इस सिद्धांत के बेसिक कॉन्सेप्ट को आप सभी को समझाऊंगा, साथ ही साथ इस टॉपिक से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों और महत्वपूर्ण कथनों को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आगे की तैयारी अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखना चाहते हैं और हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में सभी तथ्यों को इंक्लूड करते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉन लॉक के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त पॉइंट्स को। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जॉन लॉक उदारवाद समर्थकों में सबसे अधिक और महत्वपूर्ण है। जॉन लॉक का जन्म इंग्लैंड के प्यूरिटन संप्रदाय के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 1632 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान की बात की जाए तो रिंगटन इंग्लैंड में एक स्थान पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और 1704 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था जॉन लॉक का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब जॉन लॉक की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं जहां से इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। तो इनकी पहली जो पुस्तक है ए लेटर ऑन टॉलरेशन, दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, और तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। और इस पुस्तक का नाम आपको कहीं कहीं एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग भी लिखा मिलेगा, तो ध्यान रखना है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग दोनों एक ही पुस्तकों के नाम है। और ये जॉन लॉक की बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पुस्तक है। और इंग्लैंड में जो रक्तहीन क्रांति, शानदार क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी, उसने कहीं न कहीं इनको बहुत ही प्रभावित किया था और इनके जीवन पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी थी जो आगे चलकर इनके द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत में विस्तृत रूप से उसके प्रभाव को देखने को मिला है। वहीं अब बात कर लेते हैं जॉन लॉक की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, वह है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जिसे 1690 में प्रकाशित किया गया था। यानी यह पुस्तक 1690 में प्रकाशित हुई थी। कौन सी? टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। और ये अंग्रेजी में भी नाम पूछ लिया जाता है और इस तरीके से हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट 1690 में प्रकाशित इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और जॉन लॉक ने जो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो इसी पुस्तक में किया है। अब इस पुस्तक से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। पहला पॉइंट है कि विचारक पीटर लासवेट एक हुए हैं, उन्होंने लॉक की इस पुस्तक को क्रांति से पहले लिखी पुस्तक माना है। यानी टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट 1690 में जो पुस्तक आई थी जॉन लॉक की, उसको विचारक पीटर लासवेट ने कहा है कि ये इंग्लैंड की जो क्रांति 1688 में हुई थी ये उससे पहले लिखी गई थी। और वहीं वाहन ने इस पुस्तक को दुनाली बंदूक से संबोधित किया है। क्या कहा गया है? टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट के बारे में वाहन महोदय ने कहा है कि यह एक दुनाली बंदूक के समान है। यह पुस्तक साथियों दो भागों में विभाजित है और एक भाग में इन्होंने जो है रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक पैट्रियार्क की आलोचना की है और दैवी सिद्धांत का खंडन किया है। आप सभी लोग जानते हैं रॉबर्ट फिल्मर जो हैं वो दैवी सिद्धांत के समर्थकों में भी शामिल रहे हैं। तो इसलिए जो पहला पार्ट है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट का, उसमें इन्होंने रॉबर्ट फिल्मर की प्रसिद्ध पुस्तक जो पैट्रियार्क है उसकी आलोचना की है और दैवी सिद्धांत का खंडन किया है। और वहीं 1688 में इंग्लैंड में हुई क्रांति का समर्थन किया है। जो दूसरा पोर्शन है इस पुस्तक का, उसमें जो 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में रक्तहीन शानदार या गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी उसका समर्थन किया है।
और सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी इसी पुस्तक में इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो अब आप सभी को बता दें, जिस परिवेश में आप रहते हैं उस परिवेश का जो भी वातावरणीय प्रभाव होता है वो आपके विचारों पर पड़ना लाजमी होता है और वो चीजें आपके जीवन को प्रभावित करती हैं और उनके प्रभाव को आप अपने जीवन पर्यंत देखने को पाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं। जॉन लॉक के विचारों पर इंग्लैंड में 1688 में जो क्रांति हुई उसका गहरा प्रभाव पड़ा है और आगे चल करके इनकी रचनाओं और सामाजिक समझौते के सिद्धांत में इस जो चीजों को है कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं क्रांति के समय इंग्लैंड का राजा जेम्स द्वितीय था। उसके बाद जनता ने विलियम तृतीय और मैरी को इंग्लैंड का संयुक्त राजा बना दिया था। अब इस क्रांति ने, क्योंकि इस क्रांति में बिल्कुल भी रक्तपात नहीं हुआ था, इसीलिए इसे रक्तहीन, शानदार और गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। तो इस क्रांति ने मानवीय अच्छाइयों के प्रति लॉक की धारणा को बहुत ही मजबूत किया और इसलिए लॉक ने जब अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो वह सबसे पहले मानव स्वभाव का वर्णन करता है और वहां पर भी इस क्रांति के प्रभाव के कारण मानव की अच्छाइयों का प्रभाव उसके विचारों पर दिखाई पड़ता है। तो आप सभी को बता दें, जहां आपने अभी देखा था कि जो हाब्स महोदय थे उनका जो मानव स्वभाव था, उन्होंने पूरी तरीके से, यानी हाब्स के जो मानव स्वभाव में मानव का वर्णन किया है वो पूरी तरीके से निरंकुश तथ्यों का और नकारात्मक तथ्यों के आधार पर उसके स्वभाव का वर्णन किया है। वहीं इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति ने लॉक के विचारों को प्रभावित किया है और इसलिए उन्होंने जो मानव स्वभाव का वर्णन किया है तो केवल और केवल अच्छाइयों का ही वर्णन किया है। यानी कह सकते हैं कि लॉक का दर्शन उसके मानव स्वभाव संबंधी दृष्टिकोण पर आधारित है और हाब्स के सर्वथा विपरीत लॉक का मानव स्वभाव जो मानव को स्वाभाविक रूप से अच्छा बताता है और उसके मानवीय गुणों पर बल देता है। वह मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानता है। जॉन लॉक जो है वो मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानते हैं और कहते हैं कि विवेकपूर्ण होने के कारण वह स्वेच्छा पूर्वक नैतिक व्यवस्था को स्वीकार कर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना अपना परम कर्तव्य मानता है। अब देख लेते हैं जॉन लॉक ने मानव स्वभाव के बारे में किस पुस्तक में अपना इस कंसेप्ट को दिया है। तो मानव स्वभाव के बारे में जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में वर्णन किया है और लॉक ने मानव को सामाजिक और विवेकशील प्राणी माना है जो पारस्परिक प्रेम, सहयोग तथा दया, सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। तो आपने देखा था कि जब हम हाब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने मानव स्वभाव के केवल बुरे पक्षों का वर्णन किया है, जबकि लॉक जो है उनका मानव स्वभाव हाब्स के मानव स्वभाव के पूर्णतः विरोधी है और इन्होंने केवल और केवल मानव के अच्छे जो स्वभाव के गुण हैं उसका ही वर्णन किया है। तो अब प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर ऑप्शन में रहता है कि मानव स्वभाव के केवल बुरे पक्षों का वर्णन किया गया है और पूछा गया ये किस विचारक का है, तो वहां पर आप हाब्स को टिक करेंगे। अगर केवल अच्छे पक्षों का वर्णन किया गया है, सकारात्मक पक्षों का वर्णन किया गया है और पूछ लिया जाए कि यह मानव स्वभाव के बारे में किस विचारक का विचार है, तो वहां पे आप जॉन लॉक महोदय को जो है टिक करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और परीक्षा में पूछे गए पॉइंट को इंक्लूड किया गया है कि लॉक के अनुसार जो आनंद उत्पन्न करने में समर्थ है उसे अच्छा तथा जो दुख उत्पन्न करने में समर्थ या सक्षम है उसे बुरा कहा गया है और इसे ही मनोवैज्ञानिक अहमवादी प्रयोगवाद कहा गया है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मनोवैज्ञानिक अहमवादी प्रयोगवाद क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें, मनोवैज्ञानिक अहमवादी प्रयोगवाद जो है वो जॉन लॉक के द्वारा दिया गया एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसमें वो मानते हैं कि जो व्यक्ति आनंद उत्पन्न करने में समर्थ या सक्षम है उसे अच्छा तथा जो दुख उत्पन्न करने में समर्थ या सक्षम है उसे बुरा कहा गया है और यही मनोवैज्ञानिक अहमवादी प्रयोगवाद है। आगे बात कर लेते हैं लॉक के अनुसार मानव स्वभाव का उपयोगितावादी दृष्टिकोण। लॉक महोदय मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य दुख से बचना और सुख प्राप्त करना चाहता है। यह सुख प्राप्त करने की लिप्सा ही राज्य निर्माण हेतु मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सामाजिक समझौते का आधार है। ये मानते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और विवेकशील होने के कारण वह दुख से बचना चाहता है और सुख प्राप्त करना चाहता है और इसी सुख प्राप्त करने की इच्छा जो थी उसी ने मनुष्यों को राज्य निर्माण के लिए प्रेरित किया है और उसी आधार पर सामाजिक समझौते का निर्माण होता है और जो है फिर राज्य
की जैसी एक संपन्न इकाई जो है वो सामने निकल कर आती है। वहीं अब बात कर लेते हैं प्राकृतिक अवस्था के बारे में। तो प्राकृतिक अवस्था के बारे में आप सभी को बता दें, जो प्राकृतिक अवस्था है इनकी, उसमें लाख की प्राकृतिक अवस्था शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता तथा स्वतंत्रता की अवस्था है। कैसी अवस्था है? संपन्नता, शांति, सहयोग, समानता तथा स्वतंत्रता की अवस्था है। वहीं लाख की हाप्स की जो थी वो अराजकता की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था के संबंध में लाख मानता है कि यह अवस्था शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता तथा स्वतंत्रता की अवस्था है। लाख के अनुसार यद्यपि प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता की अवस्था है तथापि यह स्वेच्छाचारिता की अवस्था नहीं है। यद्यपि इस अवस्था में मनुष्य को अपने व्यक्तित्व या संपत्ति के प्रयोग की अमर्यादित स्वतंत्रता है, पर उसे तब तक अपने को या अपने अधीन किसी प्राणी को नष्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है जब तक कि ऐसा करने की आवश्यकता जिंदगी बनाए रखने से अधिक अच्छे उद्देश्य के लिए ना हो। यानी कुल मिलाकर के उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था संपन्नता, सहयोग, समानता तो स्वतंत्रता की अवस्था तो है, लेकिन इतनी भी स्वतंत्रता की अवस्था नहीं कि आप किसी का जीवन ही ले लें। वहीं प्राकृतिक अवस्था जिसका वर्णन लाख महोदय ने किया है, उसकी विशेषताओं पर अगर नजर हम डाल दें तो लाख की प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। कितने प्रकार के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे? 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि 3 प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किसने किया है? तो लाख ने 3 प्राकृतिक अधिकारों का जो है समर्थन किया है, और वो अधिकार हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। कौन कौन से अधिकार हैं? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लाक महोदय के अनुसार ये व्यक्तियों को प्राप्त 3 प्राकृतिक अधिकार हैं और लाक ने इन्हें मूलभूत अधिकारों की श्रेणी में रखा है। अब बात कर लेते हैं कि जीवन का अधिकार क्या है। तो जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए लाक कहते हैं कि स्वयं के जीवन को सुरक्षित करना मनुष्य की सबसे प्रबल आकांक्षा होती है और उसके सब कार्यों की प्रेरणा। अतः अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए जो भी विवेकपूर्ण कार्य एक व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, उन्हें करने का उसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। तो इस तरीके से जीवन के अधिकार को हम समझ सकते हैं। वहीं स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार स्पष्ट करते हुए लाक ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों के द्वारा स्थापित नैतिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक सीमाओं में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं और नैतिक सीमाओं से बाहर जाकर के आपको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। वहीं अब बात कर लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, संपत्ति का अधिकार, उसके बारे में। लाक संपत्ति के अधिकार की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्रारंभ में सभी व्यक्ति का प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर समान अधिकार था, अतः संपूर्ण संपत्ति सामूहिक संपत्ति थी। किंतु जब कोई व्यक्ति इन प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अपने श्रम से उपयोगी बना लेता है तो उन पर उसका व्यक्तिगत अधिकार हो जाता है। जब व्यक्तिगत अधिकार हो जाता है और इस प्रकार मनुष्य के श्रम के माध्यम से व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण होता है। व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण किस प्रकार से होता है? मनुष्य के श्रम के माध्यम से व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण होता है। लाक महोदय कहते हैं कि व्यक्ति को उतनी संपत्ति रखनी चाहिए जिसका वह उपयोग कर सके, यानी आवश्यकता से अधिक संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। वहीं प्राकृतिक अवस्था में जो संपत्ति है वो सार्वजनिक संपत्ति थी, लेकिन धीरे धीरे वो व्यक्तिगत संपत्ति की ओर बढ़ती चली गई है। लाक द्वारा संपत्ति के अधिकार के महत्व को दिए जाने की ओर संकेत करते हुए सेबाइन महोदय ने लिखा है कि यह एक ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अभिन्न अंग के रूप में लेकर समाज में आता है। अतः समाज इस अधिकार की सृष्टि नहीं करता और कुछ सीमाओं को छोड़कर उसका नियमन भी नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि समाज और शासन दोनों का उद्देश्य संपत्ति के पूर्ववर्ती प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। वहीं प्राकृतिक अवस्था की अगली पॉइंट है, जो लाक ने स्वतंत्रता की अवस्था दी थी तो वो स्वतंत्रता की अवस्था थी, स्वच्छंदता की नहीं। अर्थात लाक की प्राकृतिक अवस्था विवेक पर आधारित थी। यानी लाक कहते हैं कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यहां से बार बार प्रश्न परीक्षाओं में बने और पूछा गया है।
पहला पॉइंट है, जॉन लॉक को अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में कि अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता किसे कहा गया है, तो अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता लॉक को कहा गया है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। वहीं जॉन लॉक ने संपत्ति का श्रम सिद्धांत या संपत्ति का पात्रता सिद्धांत या संपत्ति के फल सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। अब जान लेते हैं ये संपत्ति का श्रम सिद्धांत है क्या। तो जैसा कि अभी संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि लॉक ने जो संपत्ति के अधिकारों की बात की थी, तो प्राकृतिक अवस्था में एक सार्वजनिक संपत्ति हुआ करती थी और उस पर सभी व्यक्तियों का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व था। लेकिन एक संपत्ति का श्रम सिद्धांत आता है और उसके कारण जो संपत्ति होती है वो धीरे धीरे व्यक्तिगत रूप से बनती जाती है। तो संपत्ति के श्रम सिद्धांत पर एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे सामाजिक समझौते की ओर। तो प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं में यदि हम अपना श्रम लगाकर उसको अपना बना लेते हैं तो उसे संपत्ति कहते हैं। अथवा संपत्ति का अर्थ का प्रयोग लॉक ने दो अर्थों में किया है। संपत्ति के अर्थ को लॉक ने दो रूपों में परिभाषित किया है। एक है संपत्ति का सीमित अर्थ और दूसरा है संपत्ति का विस्तृत अर्थ। तो संपत्ति का सीमित अर्थ जो है उसके अंतर्गत धन, संपदा आदि को रखा गया है। वहीं संपत्ति के विस्तृत अर्थ में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति तीनों को सम्मिलित रूप से रखा गया है। लॉक का समाज जो है वो दासता का पक्ष नहीं वरन स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। ये कई बार पूछा गया फैक्ट है कि दासता का पक्ष नहीं वरन स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जॉन लॉक से जुड़ा हुआ है और जॉन लॉक ने ऐसे ही एक समाज के निर्माण की परिकल्पना की है। आगे देखते हैं अगले विशेषता जो इसके प्राकृतिक अवस्था की है, वो है लॉक ने अपने सामाजिक अनुबंधन में हाब्स की अपेक्षा रूसो के अधिक निकट है। किसके अधिक निकट है? रूसो के है। इसके बाद में हम रूसो को भी पढ़ेंगे। आप देख लेते हैं लॉक का सामाजिक समझौते सिद्धांत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण थ्योरी। तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था आदर्श यानी अच्छी थी, लेकिन ऐसी ही रहे इसकी कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि उस समय कोई सरकार नहीं थी और प्राकृतिक नियम अस्पष्ट थे। अर्थात नियमों की व्याख्या करने वाली कोई संस्था न्यायपालिका नहीं थी। नियमों को तोड़ने वाले को दंड देने वाली कोई संस्था अथवा न्यायपालिका नहीं थी। लोगों से कानून का पालन करवाने वाली कोई संस्था अर्थात कार्यपालिका भी नहीं थी और कानूनों का निर्माण करने के लिए कोई भी संस्था अथवा व्यवस्थापिका भी नहीं थी। अर्थात लॉक ने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है वहां पर ना तो न्यायपालिका थी, ना तो कार्यपालिका थी और ना ही व्यवस्थापिका थी। और इसीलिए इन्होंने माना है कि जब ये संस्थाएं नहीं थी यानी सरकार नहीं थी और उस समय विवेक पर आधारित व्यवस्था थी, तो सब लोग अपने विवेक से प्राकृतिक कानूनों का अर्थ निकालते हुए कानूनों का पालन करते थे। आगे चलकर हाल यह हुआ कि हर व्यक्ति कानूनों का मनमाने ढंग से प्रयोग करने लगा और जिसके कारण लोगों की स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन के अधिकारों का हनन होने लगा। जो तीन प्राकृतिक अधिकार थे उनका हनन होने लगा। जब प्राकृतिक अधिकारों का हनन होने लगा तो लोगों ने इस असुविधा से बचने के लिए एक समझौता किया और समझौता करने के बाद राज्य और समाज की उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके से इनका जो सामाजिक समझौता है वो प्रतिपादित होता है और वहां पर राज्य और समाज की उत्पत्ति जो है वो निकलकर सामने आती है। अब और एक पॉइंट समझ लेते हैं, यानी इनके समझौते के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई और इसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से समाज की स्थापना और प्राकृतिक अधिकारों को प्राकृतिक नियमों के अनुसार मनवाने के लिए समझौता करता है। लॉक के अनुसार व्यक्ति के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समाज की स्थापना होती है। व्यक्ति ने अपने समस्त अधिकार समाज को नहीं दिए बल्कि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा का भार समाज को सौंपा है। जो कोई इन अधिकारों का उल्लंघन करेगा समाज उसको दंड देगा। दूसरा समझौता शासक तथा जनता के मध्य हुआ है और दूसरे समझौते यानी जिसे राजनीतिक समझौता कहते हैं के आधार पर सरकार बनाई गई जिसे कुछ अधिकार सौंपे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सामाजिक समझौते के बारे में लॉक ने कहा है कि सामाजिक समझौते में शासक को अमर्यादित शक्ति प्रदान नहीं की गई, यानी असीमित शक्ति प्रदान नहीं की गई है। शासक की शक्ति पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है कि जिसके द्वारा निर्मित कानून प्राकृतिक नियमों के अनुकूल होंगे वही जो है नियम लागू होंगे। लॉक का कथन है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश करते हैं। संपत्ति के अंतर्गत जीवन, स्वास्थ्य तथा स्वतंत्रता भी सम्मिलित है।
तो कुल मिलाकर के ये है इनका जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अब इसकी विशेषताओं पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला पॉइंट है प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हेतु समझौता। यानी लाक महोदय ये कहते हैं कि व्यक्ति को जो 3 प्राकृतिक जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्राप्त है, उनकी रक्षा हेतु इस समझौते को किया गया है। मनुष्य ने 2 प्रकार के समझौते किए हैं। लाक का जो सामाजिक समझौता है उसके अंतर्गत मनुष्य ने 2 प्रकार के समझौते किए हैं। पहले से समाज की उत्पत्ति हुई है और दूसरे से राज्य अथवा सरकार की उत्पत्ति हुई है। यानी दूसरा समझौता समाज और शासक के मध्य हुआ है। पहला व्यक्ति और समाज, दूसरा समाज और शासक, जिससे राज्य की उत्पत्ति हुई है। अगली विशेषता के अंतर्गत है शासक भी समझौते का एक पक्ष है। जहां आपने हाप्स को देखा था, उनका समझौता एक पक्षी था, लेकिन यह समझौता जो है ये द्विपक्षीय है और इसमें शासक भी समझौते का एक पक्ष है। अगली विशेषता है व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों के साथ राज्य में प्रवेश करता है। लाक के अनुसार राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता, बल्कि स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो जो उसे 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं उसको लेकर के ही राज्य में प्रवेश करता है और राज्य का ये दायित्व बनता है कि उसके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा की जाए। राज्य के विरोध का अधिकार नहीं। लाक का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है इसमें राज्य का विरोध करने का अधिकार जो है वो व्यक्तियों को नहीं दिया गया है। अगला पॉइंट है राज्य मानवीय अनुमत अथवा सहमत का परिणाम है। जॉन लाक का सामाजिक समझौता सिद्धांत मानता है कि राज्य एक मानवीय सहमति के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया है और लाक इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सहमति न केवल राज्य के निर्माण का आधार है, बल्कि यह इसके संचालन का भी आधार है। अगला पॉइंट है मर्यादित राजतंत्र या सीमित राजतंत्र का समर्थन किया गया है लाक महोदय के द्वारा। वहीं संप्रभुता के लिए सर्वोच्च शक्ति यानी सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग लाक महोदय ने किया है। यानी संप्रभुता जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति है उसके लिए उन्होंने सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट है लाक ने समाज और राज्य के अंतर को स्वीकार किया है और इसी के अनुरूप आपको बता दें 2 समझौते किए गए हैं। लाक ने अपने सामाजिक समझौते में संवैधानिक शासन का विचार स्पष्ट किया है और कहा है जहां कोई विधि नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं। यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट लाक का है जो संवैधानिक शासन के विचार को समर्थित करता है। वहीं अगला पॉइंट है समझौता पूर्व राजनीतिक था, पूर्व सामाजिक नहीं। यानी जो ये समझौता इन्होंने प्रतिपादित किया है वो राजनीतिक पूर्व था, सामाजिक पूर्व नहीं था, यानी समाज से पहले नहीं था। अगला पॉइंट है सख्त पृथक्करण के सिद्धांत के दर्शन होते हैं। लाक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में सख्त पृथक्करण के सिद्धांत के दर्शन होते हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचनाएं। जितने भी सिद्धांत हैं या विचारधाराएं सबकी आलोचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। आलोचना के माध्यम से ही हम उसका एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं हैं कि मानव स्वभाव संबंधी दृष्टिकोण जो है पूरी तरीके से एकाकी है। आलोचकों ने लाक के मानव स्वभाव संबंधी दृष्टिकोण को पूर्णतः एकाकी बताया है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ना तो मात्र बुरा है और ना ही बहुत अच्छा, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। जबकि इन्होंने मानव स्वभाव को केवल और केवल अच्छा बताया है। इसलिए जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि ये पूरी तरीके से गलत है और मानव स्वभाव जो है वो कहीं ना कहीं दोनों का सम्मिश्रण होता है। अगला पॉइंट जो इसकी आलोचना का है कि संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व प्रदान करने से पूंजीवादी व्यवस्था को अनुचित बल मिला है। जिस तरीके से लाक ने अपने समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत प्राकृतिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को महत्व प्रदान किया है, उससे पूंजीवादी व्यवस्था जो पनपी है उसको अनुचित बल मिला है। और इसी की आलोचना में मैकफर्सन महोदय ने लिखा है कि लाक को पूंजीवादी का जन्मदाता कहा है। मैकफर्सन ने लाक को पूंजीवादी का जन्मदाता कहा है। वहीं मैकफर्सन के अनुसार लाक केवल पूंजीवादियों या संपत्तिशाली लोगों को अधिकार प्रदान करता है। अगला पॉइंट है जिसके आधार पर इसकी आलोचना की जाती है कि लोक कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध हैं। यानी लाक राज्य के नकारात्मक कार्यों का समर्थन करता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये लोक कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध है। और वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट आप सभी को विश्व के सभी देशों में देखने को मिलता है। वहीं प्राकृतिक अधिकारों की धारणा गलत। जो प्राकृतिक अधिकार लाक ने व्यक्तियों को प्रदान किए हैं प्राकृतिक अवस्था में, आलोचकों ने उसे बिल्कुल गलत धारणा कहा है। बेंथम ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि प्राकृतिक अधिकार बकवास हैं, बकवासों से बढ़कर बकवास हैं
और एक जगह और स्पष्ट किया है बेंथम ने कि राज्य और सरकारों से पहले अधिकारों की कल्पना जो है वो पूरी तरीके से अतार्किक है, जिसका प्रतिपादन लाक महोदय ने अपने समझौते सिद्धांत में किया है। वहीं आपको बता दें ग्रीन महोदय जो है इसकी आलोचना करते हुए लिखते हैं, अधिकार जो हैं वो समाज और राज्य में ही संभव हैं, समाज और राज्य के बाहर हम इनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जबकि लाक महोदय जो है अधिकार को राज्य और समाज से पहले रखते हैं। अगला पॉइंट जो ग्रीन की प्रमुख परिभाषा है अधिकार के बारे में वो है, अधिकार व्यक्ति की वह मांग है जिनको समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अधिकार की यह परिभाषा बार बार पूछी गई है। वहीं मैकफरसन ने लाक के प्राकृतिक अवस्था को अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहते हुए इसकी आलोचना की है। लॉर्ड ब्राइस ने भी लाक के सिद्धांत का प्रमुख रूप से आलोचना की है और कहा है लाक अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वह व्यक्तिवादी विचारक है। वहीं हेनरी मैन ने इनकी आलोचना करते हुए लिखा है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की है। यानी लाक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की जो हेनरी मैन महोदय हैं उन्होंने बहुत ही तीखे शब्दों में आलोचना करते हुए कहा है कि लाक का सामाजिक संविदा सिद्धांत घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में है। वहीं अब बात कर लेते हैं लाक के सामाजिक समझौते सिद्धांत के महत्व के बारे में। तो पहला पॉइंट ये है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार जो है वो आज भी सर्वमान्य है और जिसका प्रतिपादन लाक ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत में दिया है। वहीं दैवीय अधिकारों का खंडन कर संविधानवाद का विचार या सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगला पॉइंट है प्रभुसत्ता शासक में नहीं जनता में निहित होती है। लाक ने प्रभुसत्ता को शासक में नहीं बल्कि जनता में निहित करके सीमित प्रभुसत्ता का समर्थन किया है, जो कहीं ना कहीं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उपयोगी साबित हो सकती है। वहीं अब बात कर लेते हैं शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के प्रारंभिक संकेत। जो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत लाक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है उसमें शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के प्रारंभिक संकेत देखने को मिलते हैं। हालांकि बाद में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज जो 1748 ईस्वी में आई थी उसमें किया है, लेकिन इसके प्रारंभिक संकेत हमें लाक के विचारों में ही देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो डैनिंग महोदय का है। उन्होंने कहा राजनीतिक सिद्धांत में लाक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान उसका प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है। अगला पॉइंट जो है मैक्सी ने लिखा है इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए, ये लाक सबसे पहला व्यक्ति था जिसने इतने स्पष्ट और शक्तिशाली ढंग से इस सिद्धांत का समर्थन किया और कहा कि अगर शासन जनता की सहमति पर आधारित न हो तो वह असंवैधानिक होगा। वहीं मैक्सी का एक और स्टेटमेंट है जो लाक के सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थन करता है और कहता है निर्माण करने वाले हाथ कहीं वालपोल का, कहीं जैकफरसन का, कहीं गेम्बोटा का और कहीं केबूर का था, किंतु प्रेरणा निश्चित रूप से लाक की ही थी। तो साथियों ये था जॉन लाक का राज्य की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ सामाजिक समझौते का सिद्धांत और जिसको हमने बेसिक रूप से आप सभी को समझाने का प्रयत्न किया है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी हेल्पफुल भी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम लेकर के आएंगे रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से जुड़ी हुई बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो। आज के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।